हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है भले चंगे होंगे। मैं अजीत चरण स्वागत करता हूं आपको स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में। चलिए तो स्वागत है आपका और शुरू करते हैं। आज एक नया विषय शुरू करने जा रहे हैं, इंडियन पॉलिटी, है ना। पहले पॉलिटी को शुरू करने के पहले मैं एक और चर्चा कर दूं कि इंडियन पॉलिटी या पॉलिटी शब्द और पॉलिटिकल साइंस दोनों में अंतर क्या है। पॉलिटिकल साइंस एक अलग चीज है और पॉलिटिकल साइंस का एक छोटा सा पार्ट है पॉलिटी, है ना। तो छोटा सा पार्ट है पॉलिटी जिसको हम पढ़ते हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। पॉलिटी क्या है, तो सिस्टम कैसे चलता है ना, उसका स्टडी करवाता है पॉलिटी। कोई भी सिस्टम, जैसे गवर्निंग सिस्टम है तो कैसे चलता है, तो पॉलिटी एक सिस्टम का, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का स्टडी होता है। और पॉलिटिकल साइंस एक पूरा साइंस है जिसमें पॉलिटिकल राजनीति शास्त्र, यानी राजनीति कैसे कैसे चल व्यवस्था होती है, राजनीति के क्या क्या फैक्टर होते हैं, राजनीति को क्या प्रभावित करती है, इन सब का डिटेल डिस्क्रिप्शन जब पढ़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, पॉलिटिकल साइंस। तो हमने दो शब्द चर्चा की, पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस, SCIENC, है ना। हमने चर्चा की क्या, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस की जब चर्चा कर रहे हैं तो ये पॉलिटिकल साइंस एक बृहत विषय है, एक बड़ा विषय है, एक इट इज़ ए ह्यूज सब्जेक्ट, है ना। इसके अंदर बहुत सारे चीज़ों को पढ़ना पड़ता है ना। पॉपुलेशन को पढ़ना पड़ता है, बिहेवियर्स को पढ़ना पड़ता है, सारे चीज़ों को इसमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो इसी का एक छोटा सा पार्ट होता है पॉलिटी, POLITY, पॉलिटी। तो पॉलिटी में जब हम पढ़ रहे हैं तो इंडियन पॉलिटी की, हर देश का अपना पॉलिटी होता है। पॉलिटी में गवर्निंग सिस्टम, है ना, है ना। स्टडी ऑफ, STUDY, स्टडी ऑफ गवर्निंग सिस्टम, GOV, गवर्निंग सिस्टम, SYSTEM, ठीक है। तो गवर्निंग सिस्टम का जब स्टडी करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, पॉलिटी कहते हैं। बात आई समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी की। तो इंडियन पॉलिटी, इंडियन गवर्निंग सिस्टम हमें क्यों रिक्वायर हुई, क्यों जरूरत पड़ी इसकी। जरूरत इसलिए पड़ी कि हम चाह रहे थे कि हमारा अपना देश हो, हम स्वतंत्र हों, क्योंकि आज़ादी के पहले हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज़ों के हाथों गुलाम था, अंग्रेज हमारे ऊपर रूल कर रहे थे। तो उस आज़ादी की लड़ाई के इसीलिए लड़ी जा रही थी कि हम अपनी स्वतंत्रता के साथ जी सकें, क्योंकि ये देश हमारा है, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, हम सभी इसीलिए लड़े थे अंग्रेजों से। तो जब आज़ादी मिल गई लड़ते लड़ते, तो हुआ कि अब हम अपनी व्यवस्था खुद करेंगे, अपना शासन तंत्र खुद चलाएंगे। तो प्रायर टू डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की बात हुई कि अब जो सिस्टम होगा वो कोई राजा नहीं देश में होगा। पहले क्या किंगशिप होता था, एक राजा होता था, राजा पूरी व्यवस्था करता था, उसका पूरा सिस्टम होता था, उसके सारे मैन पावर होते थे, मिलिट्री होती थी, वो सब व्यवस्था अपनी जनता के लिए करता था और देश की तरक्की के लिए करता था। लेकिन उसमें क्या होता था कि कई बार जनता की सुनी नहीं जाती थी, जनता के साथ इनजस्टिस हो जाता था। इसी को लेकर के लोगों के विचार में आया, जब आज़ादी लड़ रहे थे तो आज़ादी लड़ते लड़ते ये विचार आया कि अब हम राजतंत्र के सहारे नहीं चलेंगे, क्या चलेंगे, तो अपने देश में जनतंत्र होगा, यानी लोगों का शासन होगा, ठीक है। तो जब लोगों का शासन होगा ये कहने लगे, तो लोगों को शासन को क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। तो डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़ी, डेमोक्रेसी, CRACY, डेमोक्रेसी मतलब सारे पीपल शासक के रूप में काम करेंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं डेमोक्रेसी का ही एक पार्ट है। जब हम डेमोक्रेसी होंगे तो उसके नियम कानून बने पहले, तो उस नियम कानून को कैसे बना, क्या बना, इस सब चीज़ों का जब विश्लेषण से अध्ययन करते हैं तो वो इंडियन पॉलिटी बन जाता है, भारत के बारे में इंडियन पॉलिटी, ठीक है। अब आते हैं मुद्दे पर कि इसमें हम क्या क्या पढ़ें, कैसे कैसे पढ़ें, एक एक पॉइंट का जिक्र करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। क्योंकि चर्चा तो बहुत कुछ हो सकती है, बहुत सारी बातें बताई जा सकती है, लेकिन जरूरी है आपको आपका एग्जाम पास करना, सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या क्या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसमें फोकस कर सकते हैं। सबसे पहले हमने हेडिंग दी है क्या, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान, भारतीय संविधान,
संविधान, संविधान। तो भारतीय संविधान क्या है ना? तो संविधान का मतलब होता है, संविधान दो शब्द होता है, एक होता है कानून और दूसरा होता है संविधान, लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन एक कहें तो एक कलेक्शन ऑफ बुक है, एक मतलब कि जो हम लिख करके रखते हैं, रूल एंड रेगुलेशन का एक डॉक्यूमेंट है, इसको कह दें तो एक तरह का डॉक्यूमेंट है ना? तो आते हैं कि डॉक्यूमेंट क्यों जरूरत पड़ी, तो जब हम आज़ाद हुए तो हम अपने लिए कि कैसे हम गवर्न होंगे, खुद क्या सिस्टम होगा गवर्निंग का, उसका एक डॉक्यूमेंटेशन करके एक गाइडलाइन है कॉन्स्टिट्यूशन। तो गाइडलाइन तैयार किया गया, उस गाइडलाइन के आधार पर ही कानून तरह तरह के बनाए गए, कानून में अमेंडमेंट का व्यवस्था दिया गया, है ना? तो इस तरह से हम आज चर्चा करते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या फोकस करता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किन बातों पर प्रकाश डालता है ना? द ब्रिटिश गवर्नमेंट रेगुलेशन द अफेयर ऑफ इंडियन सीरीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स दैट वेयर टोटली गाइडेड टुवर्ड्स द अज्यूमिंग कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत कैसे होती है, इसकी चर्चा हम पहले करते हैं। भारतीय संविधान की शुरुआत कैसे होती है, कैसे हमारा शुरुआत। देखिए, आज़ादी तो हमें मिल गई थी, आज़ादी अंग्रेजों से जब हम लड़ गए तो आज़ादी अंग्रेजों ने दे दी, लेकिन आज़ादी देने के बाद अचानक आज़ादी हुई हमें 15 अगस्त 1947 को, यानी 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए। आज़ादी के बाद हमारा पूरा आबादी था, लगभग 40 करोड़ की आबादी उस समय भी भारत की थी। इन आबादी को चलाने के लिए, सरकार बनाने के लिए और सारी व्यवस्थाओं को देने के लिए, लोगों के सुख सुविधाओं देने के लिए, एक बार जब हम गुलाम थे, हम किसी से गाइड हो रहे थे, अचानक मुझे आज़ादी मिल गई। तो इतना आसान नहीं था कि अचानक सब कुछ 4 दिन में तैयार हो जाए। तो ऐसे में क्या हुआ कि जिस सिस्टम से हम चल रहे थे, जिस सिस्टम में हम लीव कर रहे थे, उसी सिस्टम से कुछ चीज़ें फॉलो करते हुए, उसमें सुधार लाते हुए आगे बढ़े। ठीक है, तो उसी की चर्चा होती है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तो हमारे जो नीति निर्धारण करने वाले जो लोग थे, जो सब ग्रुप बने, उनकी कमेटी बनी और उन्होंने एक निर्णय लिया कि हम सबसे पहले अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो जैसे कोई एक ऑफिस आप खोलने जा रहे हैं, कोई कंपनी खोलने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उसके नियम कानून बनाते हैं। तो वैसे ही समझ लीजिए कि हमारा देश जब स्वतंत्र हो रहा था, तो हमने सबसे पहले क्या किया, अपने लिए नियम कानून, कुछ गाइडलाइन बनाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली है क्या, तो गाइडलाइन है। क्या है, गाइडलाइन, GUID, गाइड, LINE, लाइन, है ना? तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर पूरा की पूरा बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो गाइडलाइन है। क्योंकि ब्रिटिश भी जब शासन कर रही थी, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा इस गाइडलाइन को समझने के लिए। हो ये रहा था कि ब्रिटिश में से हमारा गवर्नमेंट चल रहा था उस समय, जब मुझे आज़ादी नहीं मिली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी, एक कंपनी आई थी, गवर्नमेंट नहीं आई थी, ब्रिटेन की कोई गवर्नमेंट हमारे ऊपर शासन नहीं करने आई थी, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी, एक कंपनी व्यापार के सिलसिले में यहाँ आई थी। जैसे आज भी कंपनी आती हैं, जैसे बड़े बड़े कंपनियों की बात कर लें, एप्पल आती है ना, या फिर बहुत सारी और कपड़े की कंपनी, रैंगलर, ये वो। तो ऐसे ही एक कंपनी हमारे देश में आया था। ईयर था 1600, यानी 1600 ईस्वी में एक कंपनी आती है हमारे देश में, जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, EAST, ईस्ट इंडिया, INDIA, इंडिया कंपनी, है ना? एक कंपनी कैसे आती है, क्यों आती है, क्या करने आती है, थोड़ा सा हल्का ब्रीफ मैं करूँगा। एक कंपनी आती है व्यापार करने के लिए, और किसका, तो स्पाइसेस का, मसालों का व्यापार करने के लिए आती है। कहाँ पहुँचती है कंपनी इंडिया में, तो सीधा बंगाल की खाड़ी से कलकत्ता पहुँचती है, कलकत्ता कंपनी पहुँचती है। तो उस समय जो हमारा गवर्निंग सिस्टम था, वो किंगशिप में चल रहा था, यानी मुगल का एम्पायर था और मुगल राजवंश वाले शासन कर रहे थे। तो जब भी कोई कंपनी आती है, तो ये नियम होता है कि कोई बाहर से व्यापार करने आ रहा, आज भी ये नियम है, उस समय भी ये नियम था कि यहाँ की एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट से परमिशन लेगा। ठीक है, तो वैसे ही कंपनी जब आई व्यापार करने, तो यहाँ की गवर्नमेंट जो थी, यानी जो किंग थे, उससे परमिशन पहले लिया। परमिशन कैसे लिया, तो अपने
व्यापार का जो प्रोजेक्ट था, जो मसाले था, उसका डेमो दिया, यानी मसाले को दिया, उसको खाने के लिए बताया, उसका यूज़ करने के लिए बताया। फिर यहाँ की किंग्स को बहुत अच्छा लगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। फिर किंग से क्या किया, परमिशन लेकर के थोड़े से ज़मीन पर व्यापार करना शुरू कर दिया। आज भी जाएंगे कोलकाता में तो आप वो बोर्ड देखेंगे, जिस बोर्ड को ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगाया था, जिस ज़मीन पर उसने कंपनी एस्टेब्लिश की थी। तो इस तरह से वो हुआ कि धीरे धीरे वो कंपनी क्या की, अपना व्यापार बढ़ाते गई। व्यापार के क्रम में वो सारा ज़मीन जो उसको रिक्वायर्ड था, जिस पर मसाले की जाए, मसाले का व्यापार किया जाए, वो खरीदता चला गया। इस तरह से हमारी जो मुगल डायनेस्टी के जो शासक थे, उनसे बहुत सारा ज़मीन ईस्ट इंडिया कंपनी खरीद लेती है। ठीक है, खरीद लेने के बाद अब क्या होता है, तो दीवानी हक हो जाता है। दीवानी हक कहने का मतलब कि उसको उस ज़मीन का राइट मिल जाता है। कोई भी जब आपके पास से आपकी ज़मीन का ऑथराइज सिग्नेटरी बन जाएगा तो उसका राइट बन जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे ज़मीन पर लगभग 50% लैंड इंडिया का क्या हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के हो गया। जब इस तरह से कंपनी बड़ी हो गई तो अब वहाँ की सरकार, यानी जहाँ से वो कंपनी आई थी, यानी यूके की सरकार, यूनाइटेड किंगडम की सरकार, यूनाइटेड किंगडम में सरकार चल रही थी महारानी की, महारानी विक्टोरिया थी। तो विक्टोरिया ने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि तब तुमने इतना व्यापार कर लिया तो अब हमारे नियम कानून से आप चलो, क्योंकि आप हमारे देश के हो। तो इसीलिए एक नया एक्ट उन्होंने शुरू किया कंपनी को चलाने के लिए, क्योंकि अब कंपनी इंडिया में चल रही है। तो पहला यहीं से क्वेश्चन आपको आ सकता है कि फर्स्ट लॉ जो लाया महारानी ने, यूके से जो कानून आया ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, वो क्या था, वो रेगुलेटिंग एक्ट था। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट, ऐसे ऐसे रेगुलेटिंग एक्ट में क्या कंपनी को करना है, कैसे करना है, फिर उसमें अमेंडमेंट आए, नए नए कई एक्ट आए। इस क्रम में जो एक्ट आए ना, वही गाइडलाइन बनता चला गया। तो उस तरह से वो कंपनी क्या करने लगी, धीरे 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 उस ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से चलती गई, यानी शासन धीरे धीरे, और धीरे धीरे जब आया 1665 तो सीधा कंपनी क्या करती है, 1658 में क्या करती है कंपनी, सीधा 1857 में विद्रोह हुआ, तो 1858 में क्या करती है कंपनी, सीधा अपने हाथ में पावर ले लेती है, और फिर क्या करती है कि वहां से कानून व्यवस्था बनने लगता है। तो अब हम रह रहे थे क्या, ब्रिटिश इंडिया एक्ट के अंतर्गत। तो अब जब हम आज़ाद हुए, आज़ादी मुझे मिल गई, तो अब हमें अपना कानून बनाना था। तो लेकिन चूंकि हम इसी गवर्नमेंट में रह रहे थे तो इसी सिस्टम को फॉलो करते जाते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट रेगुलेटेड द अफेयर ऑफ इंडियन बाय ए सीरीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म वेयर टोटली गाइडेड टुवर्ड्स द इंश्योरिंग कॉलोनियल गवर्नेंस इन इंडिया, है ना। तो वही बात जो मैं बता रहा था, सेम बात यहाँ पर लिखा हुआ है, वही बात लिखा हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, जो वहाँ की महारानी थी, यानी ब्रिटिश से जो शासन हो रहा था, रेगुलेटेड अफेयर्स ऑफ इंडिया ए सीरीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, वो क्या करते गए, पहले तो रेगुलेटिंग एक्ट लाई, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद कुछ और रिफॉर्म की जरूरत आई तो नया एक्ट लेकर के आई, ऐसे कई एक्ट लाई, है ना। तो ए सीरीज ऑफ, यहाँ पर जो लिखा हुआ है सीरीज ऑफ, इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, ए सीरीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म आया, है ना। तो जो संविधान वो बना रही थी कंपनी, उसने सीरीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म आया दैट वेर टोटली गाइडेड टुवर्ड्स इंश्योरिंग द कॉलोनियल गवर्नमेंट। कॉलोनियल गवर्नमेंट क्या होता है, तो कॉलोनी जब होता है, जब एक देश दूसरे देश पर शासन कर लेता है, तो जिस देश ने कोई नए देश पर शासन किया तो नया देश उस पर्टिकुलर देश का कॉलोनी बन जाता है। तो हमारा भी देश क्या था, कॉलोनी था, किसका, तो ब्रिटेन का, यानी यूके का, यूनाइटेड किंगडम का, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम की कंपनी यहाँ शासन करके यहाँ कब्जा की थी, इसीलिए हमारा देश क्या हो गया, कॉलोनी हो गया। तो यहाँ पर क्या चलने लगा, कॉलोनियल गवर्नमेंट, यानी कॉलोनी पर किसी दूसरे देश में का शासन होता है तो उसको क्या कहते हैं, कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट कैसे चलता है, तो गवर्नमेंट हमेशा नियम कानून से चलता है। तो जो नियम कानून बना रहे थी ब्रिटिश इंडिया कंपनी, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट मैंने कहा, ऐसे कई एक्ट बनाने लगी, ठीक है। The political revolution of India as an independent sovereign
रिपब्लिक हैज इमीडिएट हिस्टोरिकल रूट्स इन द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल, है ना। अब इसी तरह से जब शासन चल रहा था ब्रिटिश का, तो इंडिपेंडेंस की बात हो गई, रिवॉल्यूशन हुआ भारत में। क्या हुआ? रिवॉल्यूशन हुआ, क्योंकि वो जो कंपनी जो और वो जो शासन चल रहा था उसमें बहुत सारे ऐसे मामले आ रहे थे जिससे हमारे जनता, हमारे देश के लोगों को टॉर्चर किया जा रहा था, है ना। तो हम लोग को टॉर्चर किया जा रहा था, बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा था, हमारे ह्यूमन राइट्स बिल्कुल नहीं थे। तो ऐसे में हम गुलाम बैठे पड़े थे। तो हम लोगों ने क्या किया, हमारे देशवासियों ने उस समय क्या किया, तो रिवॉल्यूशन किया, यानी विद्रोह किया। तो धीरे धीरे विद्रोह बढ़ी और धीरे धीरे वो आज़ादी की लड़ाई के रूप में बदल गई। और बदलते बदलते एक दिन हमें अंग्रेजों को कहना पड़ा कि हम आपके देश को आज़ाद कर देते हैं। ठीक है, तो अब आता है सर्टेन फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कैन बेटर कॉम्प्रिहेंड इफ ओनली इफ वी स्टार्ट विद द ब्रीफ रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप इन द प्रीसीडिंग पीरियड। तो अब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बात जब करेंगे कि हम आज़ाद हो गए, अब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बताएंगे, तो इसमें कुछ गुण, कुछ जो एग्जिस्टिंग गुण था, यानी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम चल रहा था, सर्टेन फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन का बेटर कॉम्प्रीहेंड, है ना, इफ ओनली इफ वी स्टार्ट द ब्रीफ रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप इन प्रीसीडिंग पीरियड। यानी पहले हम पढ़ लेंगे कि पहले, यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले हम किस सेटअप से चल रहे थे, किस कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप से पढ़ रहे थे, उसका ब्रीफ जानना बहुत जरूरी है। यानी कि जब जो भी संविधान हमारा निर्माण कर रहे थे, जो लोग बना रहे थे हमारे संविधान को, वो कहीं ना कहीं वो एग्जिस्टिंग जो पहला सेटअप था कानून का, उसको ब्रीफ कर रहे थे, उसको संक्षेप में लेकर के उसको फिर आगे नया कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। ठीक है, तो आई समझ में बात कि कैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुरुआत कैसे होता है, किस तरह से हम शुरुआत करते हैं, किन बातों को ध्यान में रखकर कॉन्स्टिट्यूशन को आगे का रूप दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस पर क्या क्या और चर्चा हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ रहे हैं तो पहले एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन जो प्री सेटअप था उसके बारे में थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस करना जरूरी है। ठीक है, कि पहले जो हमारा संविधान चल रहा था, पहले जो हम गवर्न किए जा रहे थे ब्रिटिश कंपनी के द्वारा या ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंदर, ब्रिटेन के अंतर्गत, तो वो क्या था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसका था, इतिहास क्या था उस सिस्टम का, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का जो ब्रिटेन का था, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। द ओरिजिन ऑफ and the growth of the Indian Constitution has its root in the Indian history during British period, है ना। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसका रूट जो है, हमारा जो देश का जो आज कॉन्स्टिट्यूशन, जिस कॉन्स्टिट्यूशन को आज हम फॉलो कर रहे हैं, जिसे कहते हैं कि हमारे देशवासियों ने, राजेंद्र प्रसाद ने, बी आर अम्बेडकर ने, सबकी कमेटी ने मिल करके बनाया, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो कह रहा है तो उसका रूट कहाँ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में से ही रूट आता है। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट की एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम आ रही थी उसी को रूट करके। इंडियन हिस्ट्री ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, भारत का इतिहास ब्रिटिश टाइम में कैसे चल रहा था, क्या क्या उसके कानून नियम थे, उसको हम देख लें। फ्रॉम 1730 ऑनवर्ड, अब 1730 एक डेट याद रख लीजिए, 1773 ये डेट याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। इसी डेट में क्या करती है ईस्ट इंडिया कंपनी को, कौन, तो ब्रिटेन की महारानी यानी ब्रिटेन की गवर्नमेंट क्या करती है, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करती है कि अब बहुत हुआ, तुमने अपने मन से बहुत कुछ वहां कर लिया, अब आप अपने मन से नहीं करोगे, आप मेरे हिसाब से चलोगे। ठीक है, कौन कहता है, तो ब्रिटिश की गवर्नमेंट कहती है, यानी वहाँ की महारानी कहती है। तो इसके लिए एक कानून बनाती है, किसके लिए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में काम कर रही थी, है ना। तो उसको कहते हैं, ये जो टाइम है 1773, इसी ईयर क्या आया, रेगुलेटिंग एक्ट ACT एक्ट, है ना। इस एक्ट को ध्यान रख लीजिए, यहां से शुरू होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, यहीं से हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की रूट पकड़ते हैं। यानी हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो कहां से शुरू होता है, तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया था, कब लाया था रेगुलेटिंग एक्ट, तो 1773 को
तो वहां से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का रूट शुरू होता है, यानी जड़ वहां से है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। वेरियस एक्ट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया इन टिल 1858। तो इसमें क्या हुआ कि हाँ, कई कानून आए, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारे रेगुलेटिंग एक्ट बनाए। रेगुलेटिंग एक्ट मतलब कैसे कैसे कंपनी के लिए जो एक्ट बनाए। अभी तक वो ब्रिटेन की जो सरकार थी भारत पर शासन नहीं कर रही थी, यानी इस ईयर में वो भारत पर शासन नहीं कर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और कंपनी को चलाने के लिए कानून बना रहा था। कौन बना रहा था? तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट। ब्रिटेन की गवर्नमेंट अभी से यहां से लेकर के एक ईयर और मैं लिख देता हूं, यहां से लेकर के 1858 तक इतने वर्षों तक क्या कर रहा था कि ब्रिटेन की कंपनी यानी कि ब्रिटेन की सरकार यानी यूके गवर्नमेंट क्या कर रही थी, मैं ईयर लिख देता हूं, 1773 से लेके 1858 तक सिर्फ जो कानून बना रही थी, वो कानून किस लिए बना रही थी? तो कानून बना रही थी फॉर किसके लिए? तो फॉर कौन था यहां शासक? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, EAST, ईस्ट INDIA इंडिया, और कंपनी, है ना, COMPANY। तो जितने भी एक्ट लाई थी, कौन लाई थी? तो यूनाइटेड किंगडम की सरकार। यूनाइटेड किंगडम की सरकार जितने भी एक्ट लाई थी इस पीरियड में, वो सारे एक्ट किसके लिए थे? तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी। यानी तुम शासन कैसे करोगे, तुम वहां क्या क्या करोगे, कंपनी को बोल रही थी वहां की महारानी। तो इस पीरियड में जो टाइम आपने देखा तो इसमें कई सारे एक्ट आए, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट हुआ, कई और एक्ट हैं जो मैं चर्चा कर दूंगा। ठीक है, उसका डेट सिर्फ आपसे पूछेगा स्टूडेंट, क्योंकि आप जो तैयारी कर रहे हैं उसमें बहुत डेप्थ नहीं जाना, सिर्फ डेट कौन सा एक्ट किस टाइम में आया। तो एक एक्ट देख लीजिए, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है ना। तो इस तरह से शासन चल रहा था, है ना, और कई एक्ट आए थे, है ना। मेनली दैट द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सिर्फ किसके लिए आए? मैंने चर्चा कर लिया, सिर्फ इसके लिए आई थी। ये सारे एक्ट किसी के लिए आए थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के। आप इसका नोट्स एकदम सर्टेनली बना लीजिए कि इतना से लेकर के यानी 1773 से लेकर के 1858 तक महारानी यानी यूके की महारानी ने जो भी एक्ट लाया, वो एक्ट किसके लिए लाया? वो इंडियंस के लिए नहीं, बल्कि ब्रिटिश के जो कंपनी यहां काम कर रही थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए, शासन कैसे करने के लिए, है ना, उसने सारे एक्ट बनाए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हुआ क्या, द ब्रिटिश केम इन इंडिया। अब थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जिसकी चर्चा मैंने कर दी थी। 1600 में ब्रिटिश कम्स यानी ब्रिटिश के लोग आते हैं। केम एज ट्रेडर। कैसे आते हैं? तो ट्रेड करने के लिए। क्या आते हैं? ट्रेडर आते हैं। ट्रेडर, TRADERS, ट्रेडर्स के रूप में आते हैं एज अ पार्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्सा बन के कुछ व्यापारी आते हैं। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन में है और ब्रिटेन से कुछ लोग आते हैं, 1600 इसमें इंडिया पहुंचते हैं, वो ट्रेड करने आते हैं। लेटर और बाद में कब? तो ये ईयर देखिए, धीरे धीरे जब वो आ जाते हैं और यहाँ ट्रेड करने लगते हैं तो 1765, ये डेट याद रखिएगा, 1765 दे गॉट द दीवानी राइट ओवर द वेस्ट बंगाल। दीवानी राइट क्या होता है इसकी मैं चर्चा कर देता हूं। दीवानी राइट्स, है ना, दीवानी केस होता है, फौजदारी होता है, दीवानी होता है, कोर्ट में जाइएगा तो ये सब केस होता है। फौजदारी मतलब मारपीट वाला, है ना, किसी ने किसी को चोट पहुंचा दिया, घायल कर दिया, गोली मार दिया, तो ये किस तरह से फौजदारी केस में जाती है। दीवानी जो होती है संपत्ति से रिलेटेड। तो दीवानी राइट्स का हमारा क्या बन गया? जो भी केस ऐसा होगा जो संपत्ति के मामले से जुड़ा हुआ होगा उसको हम दीवानी राइट्स में रखते हैं। तो चूंकि कंपनी खरीद ली थी ना इंडिया की कंपनी, इंडिया का जमीन, तो अब क्या हो गया? दीवानी राइट बन गया, है ना। जैसे मैं किसी देश में जाऊं और वहां की जमीन को पे करके मैं खरीद लूं, तो उस जमीन पर तो अब मेरा अधिकार हो ही गया। तो दीवानी राइट किसका हो गया था? कंपनी का। तो कहता है कि दीवानी राइट बन गया था क्योंकि कंपनी खरीद रही थी जमीन। तो अब वहां की रानी ने क्या किया, ईयर देख लीजिए, 1765 में क्या किया? दीवानी राइट्स
है ना, गॉट, जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी दीवानी राइट्स कर रही थी, तो इस साल में बिहार और कहां कहां दीवानी राइट हुआ था, तो 3 स्टेट में दीवानी राइट हुआ था। दीवानी राइट यानी 3 स्टेट में जमीन ईस्ट इंडिया ने खरीदी थी। वो 3 स्टेट का नाम जरूर लिख लीजिए। एक है वेस्ट बंगाल, डब्लू बंगाल, है ना, बंगाल, है ना। दूसरा है बिहार, बिहार में भी जमीन खरीदा था, BIHR। तीसरा है उड़ीसा, ओडिशा। इन 3 में कंपनी, है ना, ओडिशा, ओडिशा, ठीक है, ओडिशा, ठीक है। तो इन 3 स्टेट्स में क्या किया था, कंपनी ने जमीन खरीदा था। तो जमीन खरीदने के साथ ही क्या हो गया, दीवानी राइट्स हो गया। तो दीवानी राइट हो गया, है ना। द कंपनी विच बिगैन एज ए प्योरली कॉमर्शियल कोऑपरेशन ग्रेजुअली अटेंडेड द स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखिए होता क्या है कि पहले तो कंपनी क्या था, कॉमर्शियल काम कर रही थी, ट्रेड कर रहा था, बिजनेस कर रहा था, तो वो तो सिर्फ कॉमर्स के पर्पज से आया था ना। लेकिन जैसे ही आप वहां पर संपत्ति बना लेते हैं, जैसे मैं दिल्ली में आया हूं, तो दिल्ली में आया हूं तो पहले तो मैं यहाँ पढ़ाने आया हूँ, पढ़ाने के लिए पैसे कमाने आया हूँ। यहाँ मैं घर जब भी बनाता हूँ तो क्या हो जाता है, मेरा दीवानी राइट्स हो जाता है। अब हम अधिकारी हो गए दिल्ली के। तो वैसे ही क्या हुआ कि जमीन खरीदने पर क्या हुआ, दीवानी राइट्स मिल गया। और अब क्या किया, तो प्योरली कॉमर्शियल था, अटेंड द स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे ही जमीन खरीद लेता है, और अब क्या हो गया कि अब गवर्नमेंट के अधीन चलेगा, है ना, अब सरकार के अधीन चलेगा। तो सरकार का इंटरफेरेंस हो जाता है, यानी सरकार उसकी कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो ब्रिटेन है, इंडियन लोग नहीं है उसके सरकार, है ना। जो राजा यहाँ के है वो सरकार नहीं है, सरकार कौन है वहां की, तो ब्रिटेन है। तो ब्रिटेन गवर्नमेंट के अंतर्गत चलना होगा अब उसे। अब आगे क्या पढ़ते हैं, विद द इंक्रीज ऑफ द पावर देयर एरोज द नीड ऑफ रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे व्यापार बड़ा कर ली, बड़ा करने पर क्या हुआ, पावर बढ़ गया। अब जब पावर बढ़ गया तो क्या हो गया, उसको रेगुलेट करना चाहिए ना, वो चलेगा ना कुछ नियम कानून से। तो उसी पावर को, ब्रिटिश इंडिया की पावर बढ़ती गई, जमीन खरीदता गया, तो अब रेगुलेट करने के लिए कानून लाने पड़े। उसी को मैंने कहा कि 70, मैं तीसरा डेट यहां पर देख लीजिए, मैं तीसरा डेट हूं 1773 में। 1773 में क्या होता है कि वहां की रानी रेगुलेटिंग एक्ट लाती है कि कैसे चलोगे अब तुम, ठीक है, रेगुलेट मतलब कैसे चलोगे, है ना। देखिए यहां पर मेंशन किया, दिस वाज डन बाय डिफरेंट एक्ट एंड ऑफ पार्लियामेंट। और वहां ये सारे काम कौन कर रही थी, तो ब्रिटेन में का पार्लियामेंट ही डिसीजन लेगा ना, अकेले महारानी, वहां भी पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट डिसीजन वहां का ले रहा था, ठीक है। लाइक द रेगुलेटिंग एक्ट, मैंने ये बताया कि रेगुलेटिंग एक्ट ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी शुरू ब्रिटिश इंडिया पर लागू क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग का मतलब ही होता है कि कैसे रेगुलेट करेंगे। जैसे मैं एक ऑफिस खोला तो उसके लिए रेगुलेटिंग एक्ट बनाएंगे कि हाँ जी, मैनेजर कौन होगा, मैनेजर की क्या ड्यूटी होगी, है ना, चपरासी कौन होगा, उसको क्या क्या वर्क असाइन किया जाता है, तो इसको कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। तो ऐसे ही जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर अपना कानून बनाने लगी, तो सबसे पहले जब यूके गवर्नमेंट यानी वहाँ की महारानी ने कानून लाया, तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया। वो ईयर याद रखिएगा 1773। एक क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट है, चार्टर एक्ट, उसके बाद एक और एक्ट लाया, कुछ वर्षों के बाद फिर एक और एक्ट। ये सारे एक्ट इंपॉर्टेंट है। चार्टर्ड एक्ट, चार्टर्ड मतलब उसको, चार्टर्ड मतलब लिस्ट एक बना करके कुछ कानून बनाए गए कि ऐसे ऐसे वैसे वैसे होगा, तो उसको कहते हैं चार्टर्ड एक्ट। फिर उसके बाद चार्टर एक्ट कब आया, ये भी डेट याद रखिए, यानी चार्टर एक्ट आता है 1813 को। 1813 को क्या था, चार्टर्ड एक्ट। पहले आती है रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद आती है चार्टर एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट कब आती है, तो 1773 को, और चार्टर एक्ट कब आती है, तो 1813 को, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक और आ जाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों लाना पड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसलिए एक्ट लाना पड़ा कि 1857 में, 1857 याद रखिए, 1857 में क्या हुआ कि यहां पर विद्रोह हुआ, सिपाही विद्रोह हुआ, है ना। मंगल पांडे ने गोली मार दी ईस्ट इंडिया कंपनी के, यानी वहां के एक गवर्नमेंट ऑफिसर को, यानी एक पुलिस ऑफिसर पर गोली चलाया।
तो जब गोली चलाया वो मारा गया, और इस तरह से कई जगह गोलियां चल गई, अपने अपने ऑफिसर पर इंडियन गोली चलाए। तो गोली चलाने के बाद इसको विद्रोह मान लेती है कंपनी। कंपनी कहती है कि ये विद्रोह कर रहा है, मेरे साथ विद्रोह कर रहा है, ठीक है। तो इसी लेकर के एक कानून लाती है, एक साल बाद, ठीक 1 साल बाद, 1857 के बाद क्या कर लाती है, एक कानून कंपनी लाती है जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी भारत की सरकार का नियम कानून, है ना, धारा, है ना। ये याद रखिएगा 1858, ठीक विद्रोह के 1 साल के बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब कंपनी और कड़ी सख्त हो गई, क्यों, कहे कि अब नहीं ऐसे काम होगा, अब वो सीधा कहे कि मैं सरकार बनूंगी इंडिया की। तो इसीलिए वो कानून लाई, क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी यहां से पूर्णतः हमारा भारत जो होता है गुलाम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अब सरकार बन गई कौन, इंडिया की, तो ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिश कंपनी, यूके की महारानी। पहले तो वो सिर्फ क्या कर रही थी, वह तो रेगुलेट कर रही थी, अपना बिजनेस कर रही थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ले आई, ठीक है। तो इस तरह से शुरू होता है गवर्नमेंट, एक डेट बहुत याद रखिएगा, 1857 के बाद ठीक 1 साल बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू हो जाता है इंडिया में, ठीक है। तो इस तरह से आगे पढ़िए, ठीक है। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इस तरह से आपने देखा कि उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को जब पढ़िएगा तो पूरी एक्ट लिखा हुआ उसमें बुक्स की तरह एक है, और वो क्या क्या है इंडियंस के लिए, क्या क्या प्रिविलेज है, क्या क्या नियम कानून है, सब उस एक्ट में लिखा हुआ। अब हम चल कैसे रहे थे, तो 1858 यानी 1858 के बाद से पूरे भारतवासी किस नियम के अंतर्गत रह रहे थे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, है ना, इस कानून से चल रहे थे। जितने भी नियम कानून बन रहे थे, चाहे शादी का हो, चाहे बात व्यवहार का हो, चाहे कोई मामला का हो, हर मामला कैसे चलता था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। आज भी जाएंगे कानून में पढ़ेंगे ना, तो बहुत सारे कानून ऐसे हैं ना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के आधार से ही अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी इंडिया की सरकार कैसे चलेगी, उसका एक्ट कौन लाए थी, तो ब्रिटेन लाया था, यूके ने लाया था, ठीक है। द डिमांड ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, अब क्या हुआ कि 1857 में आजादी हो गई, है ना, क्योंकि उसके बाद एक्ट तो ले आया था उसने, लेकिन एक्ट के साथ साथ उसने थोड़े ह्यूमिलिएट करना नहीं बंद किया था, यहाँ के लोगों को टॉर्चर करना नहीं बंद किया था, तो टॉर्चर कर रहा था। इसी के विद्रोह में भारतीय ने आजादी लड़ी, और आजादी लड़ते लड़ते फिर एक समय ऐसा आया जब अंग्रेज थक हार गए इंडियन से, तो कहे कि अब हम तुम्हारा देश छोड़ के चले जाएंगे, और उसने डेट डिक्लेयर कर दिया कि 1947 को हम आपको आज़ाद कर देंगे। जब आज़ादी मिली तो अब मेरा खुद का इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, मेरा खुद का एक्ट होना चाहिए। तो अब हम लोगों ने अपने एक्ट बनाने के लिए, अपने इंस्टीट्यूशन को बनाने के लिए सबसे पहले रिक्वायर्ड जो हुआ वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का रिक्वायर्ड हुआ, कि हम अपना संविधान पहले बनाएं, कि हम क्या क्या बातें उसमें डालें, किस तरह से हमारी जनता काम होगी, हमारा प्रायोरिटी क्या क्या होगा, इन सब की चर्चा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे जो लोग उस समय आज़ादी में लड़ रहे थे उनके नेतृत्व में तय किया गया कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कहते हैं द डिमांड ऑफ द इंडियन, है ना, द डिमांड दैट इंडियंस पॉलिटिकल डेस्टिनी शुड बी डिटरमाइंड बाय द इंडियन देमसेल्फ। अब यही हुआ कि जो हमारा सरकार बनेगा ना, तो वो डेमोक्रेसी होगा, सबकी राय यही बनी, मशविरा यही बना। 1920 में ये तय हो गया कि आखिर हम आज़ाद होंगे तो हम किस तरह से चलेंगे, तो डेमोक्रेसी कैसे चलेंगे। तो डेमोक्रेसी क्या होगा, तो यहाँ पर जितने भी जनता है उसकी मत से सरकार चलेगी, देमसेल्फ यानी सारी जनता खुद शासन होगी। तो वही यहां पर पॉइंट हाईलाइट किया जा रहा है, द डिमांड ऑफ दैट इंडियाज पॉलिटिकल डेस्टिनी शुड बी डिटरमाइंड बाय द इंडियंस देमसेल्फ। अब ये तय हुआ कि डेस्टिनी मतलब किस्मत होता है, भारत का किस्मत, भाग्य विधाता कौन होगा, तो भारत का भाग्य विधाता कौन होगा, तो जनता होगा, इंडियंस देमसेल्फ होगा, यानी भारत के लोग होंगे। एंड हैज बीन पुट फॉरवर्ड बाय द महात्मा गांधी एज अर्ली इन 1922। ये जब आज़ादी लड़ी जा रही थी, तो आज़ादी लड़ने के दौरान ही 1922 में, ये डेट याद रखिएगा, 1922 में ये घोषणा कर दिया गरम दल और नरम दल वालों ने कि क्या जब हम आज़ाद होंगे
तो हम अपने भाग्य के निर्माता खुद होंगे, यानी सारे इंडियन अपने डेस्टिनी के, यानी भारत के डेस्टिनी का निर्माता होगा, यानी हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा। हम डेमोक्रेसी में, यानी नटसेल में बात करें तो हम डेमोक्रेसी में जिएंगे, ठीक है। हमारा सिस्टम डेमोक्रेसी होगा। यानी डेमोक्रेसी की चर्चा इंडिया में कब हो गई, तो ये डेट याद रखिएगा, 1922 में महात्मा गांधी के मुंह से निकला था कि हम अपना सरकार बनाएंगे, अपनी जनतांत्रिक सरकार बनाएंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात। उसके बाद द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फॉर इंडिया पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एम.एन. रॉय। अब देखिए, हम जब ये बात कर रहे हैं, जब चर्चा महात्मा गांधी ने कर दिया कि हमारा देश स्वतंत्र होगा, हम प्रजातंत्र के सिस्टम पर चलेंगे, हमारे देश की जनता यानी भारतीय जनता खुद अपने देश का भाग्य विधाता बनेगी, तो उसके लिए फिर एक और आगे साल कुछ गुजरता है, यही विचारधारा आगे बढ़ती जाती है, और फिर समय आता है 1934। ये भी डेट याद रखिएगा, 1934। इस समय एम.एन. रॉय, एक व्यक्ति का नाम लिख लीजिए, एम.एन. रॉय। इस ईयर में एम.एन. रॉय बंगाली थे, एम.एन. रॉय, ठीक है। एम.एन. रॉय ने क्या कहा, इसने कहा क्या कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनना चाहिए। यानी इसी समय चर्चा कर दिए एम.एन. रॉय ने कि हम आजाद जब होंगे तो हमारा एक असेंबली होना चाहिए। यानी उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि ठीक है, हम तो आजाद हो जाएंगे, हमारा जनतांत्रिक सिस्टम होगा, लेकिन जनतांत्रिक सिस्टम चलाने के लिए हमारा एक लोगों का एक जत्था होना चाहिए जो उसको तय करे कि कैसे जनतंत्र चलेगा। तो उन्होंने कहा कि हम पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन का एक असेंबली होगा। हम अकेले 4-5 व्यक्ति मिलकर के नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे, पूरे देश की जनता के रिप्रेजेंटेटिव को लेंगे, बहुत सारे लोग मिलकर के बैठ करके एक असेंबली में बैठ करके डिस्कशन करके इसको बनाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात कब कही गई थी, ये डेट याद रखिएगा। ये डेट था 1934 को। यानी 1934 को क्या कहा गया, एम.एन. रॉय ने कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी ने क्या कहा कि हमारा देश की जनता देमसेल्फ रूल करेगी, और एम.एन. रॉय ने क्या कहा, एम.एन. रॉय ने एक कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली होगी, ठीक है। ये ईयर कौन था, तो 1934, 1934, ठीक है। आगे की चर्चा करते हैं। द डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज फर्स्ट एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश इन अगस्त ऑफर के नाम से 1940। जब एम.एन. रॉय ने चर्चा कर दी तो एक डेट और आपको याद रखना है, 1940, है ना। कुछ साल बाद, यानी 6 साल बाद, ठीक 6 साल बाद क्या होता है, एक और घटना होता है, ठीक है। क्या होता है, तो ये जो होती है ना, एक्सेप्ट करती है द डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की बात, वहां की रानी एक्सेप्ट करती है, और एक्सेप्ट करने के बाद क्या करती है, अगस्त ऑफर इसको कहती है कि चलो ऑफर देते हैं तुमको, है ना। क्या ऑफर देती है, तो अगस्त के महीने में एक ऑफर मिलता है इंडिया को। वो ईयर है कब, तो 1940 में क्या होता है, तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना लेना, ठीक है। तो इसका ऑफर मिल जाता है। यानी इस समय ब्रिटेन की महारानी अप्रूव्ड कर देती है कि ठीक है, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना लेना, ठीक है। तो यहां से सिर्फ आगे बात बढ़ती है। बट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज सेट अप इन नवंबर 1946। अब होता है क्या, उस समय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेटअप नहीं होता। क्यों नहीं होता, तो उस समय तो लड़ाई ही लड़ी जा रही थी। अभी अंग्रेज तय कहां किया था कि हम भारत छोड़ करके जा रहे हैं, तय तो 2 साल के बाद करता है, 1942 में तय करता है कि हम छोड़ करके जाएंगे, ठीक है। तो उस समय फिर क्या होती है कि अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, वहां से अप्रूवल तो मिल गया कि चलो आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना लेना। तो हो सकता है कि उस समय महारानी को भी नहीं पता था, न तो इंडियन को पता था कि अभी हम ये जाने वाला है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो उस एक्ट के आधार आ रहा था ना, जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958, उसके आधार पर बोला कि हाँ ठीक है, आप अपने के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना लेना। तो एज कब था, 14 में क्या कहा गया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना लेना। लेकिन उस समय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं बनी थी, क्योंकि उस समय हमारे पास पावर नहीं था। फिर क्या हुआ कि उसके बाद एज पर द कैबिनेट मिशन, अब एक कैबिनेट मिशन बनाया गया, एक ग्रुप बनाया लोगों ने, कैबिनेट मिशन प्लान, है ना। कैबिनेट मिशन प्लान जब 1942 में अंग्रेजों ने कह दिया कि हम आपको आजाद कर देंगे, तब तय हुआ
कि अब हम अपना असेंबली बनाएंगे। तो असेंबली बनाने की बात जब हुई तो पूरा एक प्लान बना जिसका नाम दिया, जैसे कि मंगल प्लान कैसे कहते हैं, मंगल की योजना बनाते हैं, कोई मिशन लेकर चलते हैं, चलो अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, तो उसी को मिशन डाल दिया गया। मिशन क्या? कैबिनेट मिशन प्लान, यानी हमारा कैबिनेट होगा, हमारा मंत्रिमंडल होगा, हम लोग मंत्री होंगे और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। पहले कॉन्स्टिट्यूशन का एक कैबिनेट बनाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया जाए, तो ये कैसे बना, तो किसके अंतर्गत बना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो आता है कैबिनेट मिशन प्लान पहले बना, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन पर वर्क होना शुरू हुआ। तो ये भी डेट एक याद रखिएगा कि हमारा कैबिनेट मिशन प्लान कब बना, तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 को हमारा कैबिनेट मिशन प्लान बनता है। यानी सब हमारे जो लड़ाई में जो नेतृत्व कर रहे थे जो नेता, वो एक प्लान बनाते हैं, कैबिनेट बनाया जाए, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान यानी असेंबली बनाया जाए। असेंबली बनाया जाए तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत याद रखिएगा डेट 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान बनाते हैं, ठीक है। 1946 विद द सिंध SHIND सच्चिदानंद सिन्हा। अच्छा, कैबिनेट मिशन प्लान, हाँ अब इसकी चर्चा हम थोड़ा सा कर देते हैं। नाम हमें मिला हुआ था, एंड लिखा हुआ था, सच्चिदानंद सिन्हा। हाँ, ये प्लान किसने लाया, तो सच्चिदानंद सिन्हा, एक बहुत बड़े उस समय पॉलिटिशियन थे सच्चिदानंद सिन्हा, जिनके नाम पर खुदा बख्श लाइब्रेरी चलती है। तो सच्चिदानंद सिन्हा ने ही एक कैबिनेट मिशन प्लान का क्या किया, है ना, इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया उनको। प्रेसिडेंट, इंटरिम प्रेसिडेंट क्या होता है, पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। इंटरिम का मतलब होता है कि जब कोई हम काम कर रहे होते हैं ना, तो उस समय तो वो फॉर्म में आता नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जब बात हो रही थी तो उस समय तो कोई उसका अध्यक्ष मतलब बना ही नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो चर्चा हो रही थी। तो इस समय किसी को हेड बना दिया जाता है। मान लेके हमने कहा कि चलो हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाते हैं, लेकिन असेंबली अभी बना थोड़े ना, अभी तो हमने बात करी है। तो ऐसे में इंटरिम किसी को कहा जाता है कि भैया आप ही गाइडलाइन करना। तो इंटरिम प्रेसिडेंट क्या होता है, जब चीजें चल रही है उसमें कोई अध्यक्षता करता है तो उसको कहते हैं इंटरिम प्रेसिडेंट। तो इंटरिम प्रेसिडेंट क्या हो गए उस समय, सच्चिदानंद सिन्हा। यानी कैबिनेट मिशन प्लान जो बना उसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के इंटरिम प्रेसिडेंट कौन बने, तो सच्चिदानंद सिन्हा। ये नाम याद रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। यानी कि 1946 में जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनने का प्लान हुआ तो नंद सिन्हा, SINHA सिन्हा, ये बिहार से ही थे सच्चिदानंद सिन्हा, है ना, इनका नाम याद रखिएगा। ये इंटरिम प्रेसिडेंट बने, है ना, इंटरिम प्रेसिडेंट बने। हाँ जी, चलो हम संविधान बनाते हैं, ठीक है। अब आगे चर्चा करते हैं, समझ में आ रही बात। अब कहते हैं अगली बात आती है, अब तो इंटरिम प्रेसिडेंट बन गए, बात हो गई कि चलो बनाते हैं, संविधान बनना शुरू हो रहा। अब आती है 11th of December 1946, यानी 11th दिसंबर 1946, ये डेट याद रखिएगा, 11 दिसंबर 1946, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द प्रेजेंट परमानेंट प्रेसिडेंट। अब इंटरिम प्रेसिडेंट कौन थे, पहले सच्चिदानंद सिन्हा, सिन्हा, SINHA। फिर उसके बाद क्या बनाता है, दूसरे बाद परमानेंट, यानी परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बनते हैं, हमेशा हमेशा के लिए परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बनते हैं। अब तो बात थी कि वो समय चर्चा ही हुई थी तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर R प्रसाद, है ना, डॉक्टर R प्रसाद, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया जाता है, तो परमानेंट प्रेसिडेंट बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट आगे चर्चा करते हैं क्या, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन इट टुक द ऑलमोस्ट 3 years, और कॉन्स्टिट्यूशन अब बनना शुरू हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सा लोग पार्टिसिपेट किए, कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे भारत के रिप्रेजेंटेटिव को भेजा गया, बहुत सारे, लगभग
290 रिप्रेजेंटेटिव गए थे, तो सब लोग गए थे और इस तरह से एक असेंबली बनी थी और असेंबली के बाद तय होना शुरू किया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे बनेगा। तो पूरा पहले तो डॉक्यूमेंटेशन किया गया, पहले एक बुक तैयार की गई कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसको कहते हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान तैयार किया गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसको तैयार करने में, उसको लिखने में कितना टाइम लगा, ये भी एक क्वेश्चन आता है कि 2 इयर्स, 2 साल 11 महीने, 2 इयर्स 11 मंथ और कितना 18 डेज, है ना, इतना समय लग गया था पूरा बुक लिखने में, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो आप नोट कर लीजिएगा कि कितना समय लगा, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, आगे की बात आती है, यहां पर लिखा हुआ 2 इयर्स 11 मंथ एंड 18 डेज। ठीक है, टू कंप्लीट द हिस्टोरिक टास्क, ये ऐतिहासिक टास्क था, पहली बार हो रहा था, आजाद हुए थे, गुलामी के दौर से निकले थे, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए, स्वतंत्र भारत के लिए। ठीक है, ऑन द 9 अगस्त 1947 द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये डेट भी याद रखिएगा, कब बना ये कॉन्स्टिट्यूशन, बन के कब तैयार हुआ, तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार हो गया। ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेट अप द ड्राफ्टिंग कमिटी, है ना। और अब ड्राफ्टिंग कमिटी इसमें बने थे, ड्राफ्टिंग कमिटी के अध्यक्ष BR अम्बेडकर। तो इस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पहले बन करके तैयार हुआ। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो फिर आगे की चर्चा हम और करेंगे। अभी थोड़े से ब्रेक लेते हैं स्टूडेंट, फिर आगे बढ़ाते हैं इस चर्चा को। बहुत सारी चर्चा होती रहेगी, पूरी इंडियन पॉलिटिक्स को क्रम से हम चलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, आगे बने रहिए, थैंक यू।